हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में। यानी कि आज के इस क्लास से एक नया चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारंभ करने वाले हैं और वो चैप्टर है गुप्त काल। और गुप्त काल में प्रवेश करने के पूर्व हम सब इस बात को समझ लें कि गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं। और विशेषकर अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, तो इन दोनों स्रोतों में अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख इस काल के काफी समृद्ध है, फिर भी उतने समृद्ध नहीं है जितने समृद्ध हमें मौर्यकालीन विशेषकर अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो इस काल के इतिहास की निर्मित में अभिलेखों की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में इस काल के बहुत सारे क्वाइंस, इस काल के बहुत सारे सिक्के जो है वो सिक्के भी इस काल के इतिहास की निर्मित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब साहित्यिक स्रोत की बात की जाती है तो संस्कृत भाषा और साहित्य का यह एक प्रकार से स्वर्ण काल था। और इस काल में बहुत सारे कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के क्लासिकल अगर हम लेखन की बात करें तो इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई। और संस्कृत भाषा इस काल में इतने अच्छे मुकाम पर और इतने मतलब कह सकते हैं बेहतरीन जो है एक स्थान हासिल किया, जिसकी वजह से इस काल को संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण काल कहकर भी पुकारा जाता है। तो वो सारी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को हमें देखना है, हमें समझना है और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उन सारे तथ्यों का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग साथ में इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस काल में जो कह सकते हैं इतिहास की जो भी घटनाएं घटित हुई या जो भी बातें जो संपन्न हुई इस काल में, उस काल की उन बातों की जानकारी में चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है, या फिर वो सारे चाइनीज जो राइटर्स जो कौन कौन से हैं जिसके लेखन से हमें किसी न किसी रूप में इस युग के भारत के संबंध में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है। तो देखिए आज के इस क्लास में हमने यहां पर देखिए गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के क्रम में हमने जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर तस्वीर लगाई है ये वास्तव में आपको पता होगा ये कुतुब मीनार का क्षेत्र है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। और कुतुब मीनार के कैंपस में ही ये मेहरौली का लौह चंद्र है जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से संबंधित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद भी आज तक जंग रहित बना हुआ है, रस्ट लेस बना हुआ है। तो ये जो पिलर्स है ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा प्रतीक है गुप्त काल का। और ये जो है ये जबकि ये जो दिख रहा है ये इमारत वास्तव में ये कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है और जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया है। तो आज की इस क्लास में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में आगे जैसे देखा जाए तो गुप्त काल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि मौर्य काल से ही वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के एविडेंसेस बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर वहां से एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो गुप्त काल और उसके बाद के काल तक भी जारी रहा। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी में साहित्यिक और पुरातात्विक यानी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों तरह के एविडेंसेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में ही आज के क्लास में विशेष तौर पर जिक्र करना है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे। हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि समुद्रगुप्त ही वास्तव में गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक था जिससे संबंधित अभिलेख हमें प्राप्त हो पाते हैं। इसके पूर्व के शासक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे वो श्रीगुप्त हो, चाहे वो काच हो, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक है जिसके अभिलेख मिलते हैं। और इसके अभिलेखों में सबसे जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो उसके दरबारी विद्वान हरिसेन के द्वारा लिखा गया था समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। प्रशस्ति वास्तव में प्रशंसा में ही लिखा जाने वाला एक पत्र होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है। तो प्रशस्ति प्रशंसा से संबंधित होता है और इसमें समुद्रगुप्त के उसकी विजय अभियानों के बारे में, उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई है।
प्रयाग प्रशस्ति में, और उसके जो लेखक है वो समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान हरिसेन है। इसके बाद चतुर्थ विक्रमादित्य का, इसके बाद फिर स्कंद गुप्त का, कुमारगुप्त प्रथम का, फिर भानुगुप्त का। ये सारे शासक, ये 5 ऐसे शासक हुए जिसके गुप्त काल से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए, और उसकी अपनी ऐतिहासिक महत्ता है जिसके बारे में एक अलग से वीडियो में जिक्र करेंगे। फिलहाल उसमें ज्यादा समय ना देते हुए, क्योंकि ये जो साहित्यिक साक्ष्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी है, ठीक है, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से फोकस उसी में रहेंगे। तो यहां पे देखिए साहित्यिक स्रोत हो गया, पूरा तात्विक स्रोत हो गया। अब यहां पे देखिए साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास हुआ। तो संस्कृत भाषा और साहित्य का ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, गोल्डन एज। और आपको पता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने की एक जो है वो कह की परंपरा, एक रिवाज जो है वो रही है। और इस काल में अगर देखा जाए तो सामान्य लोगों की जो जिंदगी थी वो वास्तव में स्वर्ण युग कहलाने लायक थी अथवा नहीं है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर संस्कृत भाषा और साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, विज्ञान के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रामर के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीति के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस काल में जो पुस्तकें रचित है, जो लिखे गए, कालिदास खुद अपने आप में भारत के शेक्सपियर के नाम से पुकारे जाते हैं आज। तो जाहिर सी बात है कि इस काल के से संबंधित होने की वजह से ना सिर्फ उनकी जो पुस्तकें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि गुप्त काल की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के संबंध में जानकारी दे पाते हैं। तो इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण काल था, और आप ये कह सकते हो कि इस दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से गोल्डन एज था। संस्कृत ने प्राकृत का स्थान ले लिया, क्योंकि इसके पहले की अगर हम बात करें, अगर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों की बात करें, उसके अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। वहां पे प्राकृत भाषा का महत्व था। संस्कृत भाषा का महत्व अगर आप देखें तो वास्तव में क्या था कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा का महत्व था। संस्कृत भाषा में ही वैदिक साहित्यों की रचना की गई। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा और महावीर ने प्राकृत भाषा को विशेष महत्व दिया। तो जो उनके साहित्य थे वो साहित्य भी पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए। फिर समय बीता, फिर मौर्य काल आया। मौर्य काल में भी आम जनों की भाषा प्राकृत में बहुत ज्यादा बल दिया गया। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग का समय आया, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में संस्कृत का पुनरुत्थान होता है, ठीक है, पुनरुत्थान होता है, और संस्कृत धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता वापस हासिल करने लगती है, और गुप्त काल में जाकर वो उसकी लोकप्रियता अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। और इसलिए संस्कृत भाषा और साहित्य का यह स्वर्ण काल था। यह आम जनों की भाषा, प्राकृत का स्थान संस्कृत ने ले लिया था गुप्त काल तक जाते जाते। और संस्कृत एक प्रकार से राजभाषा के पद पर, राजभाषा ध्यान रखिएगा कि यह राष्ट्रभाषा नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि आज भी एक डिस्कशन होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। तो हिंदी जो है वो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा का मतलब ये होता है राजकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो। लेकिन हिंदी को क्या है कि अगर वैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो उसे राजभाषा का दर्जा हासिल है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा का दर्जा हम लोग बोल देते हैं अवश्य, लेकिन मतलब जो है कह सकते हैं संवैधानिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और बात समझिएगा कि जैसे अगर मुगलों की बात करें, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में राजभाषा जो है वो क्या थी, फारसी थी। और यही फारसी राजभाषा मुगलों की भी थी, ठीक है, ये मुगलों की भी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से संस्कृत की अगर राजभाषा की बात की जाए तो संस्कृत राजभाषा किसकी थी, गुप्त काल की। अगर सातवाहनों की बात की जाए तो सातवाहनों की राजभाषा जो है वो क्या थी, प्राकृत थी, ये ध्यान रखिएगा। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत थी, ठीक है। इसी तरह से अगर गुप्त काल की बात किया जाए तो उसकी राज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है संस्कृत था। दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों की राज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फारसी थी। तो एक बार
फिर से संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण काल हो गया। संस्कृत एक प्रकार से राजभाषा के पद पर आरूढ़ हुआ। संस्कृत ने प्राकृत का स्थान लिया और राज की प्रशस्तियां तथा आज्ञाएं जो अभी तक विकृत संस्कृत, प्राकृत तथा शुद्ध प्राकृत में लिखी जाती थी, अब शालीन संस्कृत में लिखी जाने लगी। जब हम शालीन संस्कृत की बात करते हैं यानी कि संस्कृत जो है वो संस्कृत निष्ठ हो गई, यानी कि उसे पूरा ग्रामर की जो कह सकते हैं कि जो शुद्धियां होती है वो ग्रामेटिकल शुद्धियों के सहित संस्कृत भाषा का प्रस्तुतिकरण होने लगा। इसलिए वो एक अनुशासित, एक शालीन संस्कृत भाषा का रुख या रूप जो है प्राप्त कर सका। अब देखिए गुप्त काल की अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पर नाम हमने लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप में आप चाहे तो इसके आधार पर आप पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि गुप्तकालीन साहित्य, तो कालिदास जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने उनकी पुस्तकों को नहीं लिखा। रामायण आप जानते हैं, इसी प्रकार स्मृति साहित्य हो गया, महाभारत हो गया और एक हो जाएगा पुराण, ठीक है, ये हो जाएगा पुराण। तो पुराण आप देख लीजिए ये धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, दूसरा ये धार्मिक ग्रंथ, तीसरा ये धार्मिक ग्रंथ, चौथा है महाभारत, ठीक है, ये सब के सब जो है वो क्या है धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे। अगर हम साइंस से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित पुस्तकों की बात करें तो यहाँ पर जो है उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो हो जाएंगे, जैसे आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम हो जाएगा, इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहद संहिता और पंचशिला, ठीक है। इसी प्रकार ये ध्यान रखिएगा ब्रह्मगुप्त यहाँ पे नहीं लिखा, भी आगे जिक्र होगा। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। अगर हम चाइनीज दृष्टिकोण से देखा जाए, चाइनीज के अगर हम बात करें उनके लेखकों की पुस्तक की बात करें, चाओ जुकुआ चूफांची, ठीक है, चूफांची हो जाएगा। हवेनसांग सीयू की है, ठीक है, हवेनसांग सीयू की। इसके बाद चाओ जुकुआ हो जाएगा। इसके बाद और चाइनीज यात्री में जैसे फाइयान है, फाइयान की फूको की पुस्तक है, ठीक है, हवेनसांग का सीयू की, चाओ जुकुआ का चूफांची पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ पुस्तकें और भी देखेंगे, ये हमने अभी एक जगह पे लिख दिया लेकिन आगे अलग से भी डिस्कशन किया जाएगा। शूद्रक जो है, शूद्रक की बात करें मृच्छकटिकम। अगर आप देखिए कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद जिस भारतीय संस्कृत भाषा में रचित पुस्तक की अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल हुई वो शूद्रकृत मृच्छकटिकम है। इसी तरह से पंचतंत्र का विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये जो पुस्तकें हैं, पंचतंत्र हो गया, मृच्छकटिकम, कालिदास की कुछ पुस्तकें, ये सब अंतरराष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें हैं। और आप समझ जाइए कि जो पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र एक ऐसी भारतीय पुस्तक है जिसका विश्व के बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और इसकी सबसे पहला जो ट्रांसलेशन है वो कौन सी भाषा में? पहलवी भाषा में, पहलवी भाषा में पंचतंत्र का ट्रांसलेशन हुआ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं इसमें अमर सिंह का अमर कोश की अगर हम बात करें तो देखिए कोश साहित्य, कोश का मतलब आप समझते हो, एक हो गया कोश हो गया जिसको हम कहते हैं राजकोष, है ना, राजकोष, तो वो फंड हो जाएगा, ठीक है, वो ट्रेजरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अमर कोश है ये डिक्शंस हो जाएगा, एक प्रकार से ये डिक्शनरी है, ये समानार्थक शब्दों का जो साइनोनिमस वर्ड्स है उस साइनोनिमस वर्ड्स का जो है वो डिक्शनरी है, ठीक है। तो अमर सिंह अमर कोश। अब आइए आगे से बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुराण की अगर हम बात करें, रिलीजियस साइट्स में अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण का जो तात्पर्य होता है वो है प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान का मतलब ये हो गया, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिएगा कि अनुश्रुति से चली आ रही पुरानी बातों का संकलन, ठीक है, पूरा अनुश्रुति से चली आ रही पुरानी बातों का संकलन। अनुश्रुति का मतलब ये हो गया कि सुनी हुई परंपरा से, सुनकर श्रवण मनन के परंपरा के थ्रू जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरी पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रही। तो पुराण प्राचीन आख्यान है, अनुश्रुति से चली आ रही पुरानी बातों का संकलन है। इसमें देखिए ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की इससे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इससे हमें जानकारी कब से कब तक, सोचिए कितने बड़ा काल को जो है ये समेटे हुए अपने में, ऋग्वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और आज यह हमें जिस रूप में, ठीक है, आज यह हमें जिस रूप में प्राप्त होता है उसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही किया गया। और पुराणों में ही कहा गया है कि इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 18। एक महापुराण है, उप पुराण है, ये चीज हम देखेंगे अभी आगे जो है। और ये ध्यान रखिएगा कि प्राय सभी पुराणों का लेखक सूत लोम हर्षण,
ठीक है। सूत लोमहर्षण उसका बेटा उग्र श्रवस, ठीक है। उग्र श्रवस सूत लोमहर्षण ये प्राय सभी पुराणों का लेखक है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये सब आप अपना लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको कहना ना पड़े, ये आपको अपने से समझना होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए है, आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। बाकी किताब में है, लेकिन किताब में डायग्राम नहीं बनाया। आप बार बार डायग्राम की बात कर रहे थे, हम डायग्राम के थ्रू ही प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण में महापुराण और उपपुराण आते हैं, ठीक है। महापुराणों की संख्या जैसे कि अभी बताया 18 है। इसमें प्रमुख है विष्णु है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, मार्कंडे पुराण है, पुराण आदि, ठीक है। इसके बाद जो है अगर उपपुराण की बात करें तो इसकी संख्या वास्तव में 100 से अधिक है, लेकिन जो सर्वमान्य संख्या है उसकी भी संख्या 18 ही है। और उसमें प्रमुख है कल्कि, सांब, शिव, विष्णु, धर्मेत्तर। और ध्यान ये रखिएगा, ये जो विष्णु धर्मेत्तर पुराण है, इस पुराण का अल बरूनी ने बारंबार उल्लेख किया है, ठीक है। इसका बारंबार उल्लेख अल बरूनी ने किया है। तो पुराण की भी जो है वो क्या है कि ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें संबंधित बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि पुराण में किस तरह की बातों की चर्चा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 5 जो इसके जो विषय है, पांच प्रकार के विषयों की चर्चा है। और वो 5 विषय कौन कौन सा हो जाएगा? सर्ग है, ठीक है। इसके बाद प्रतिसर्ग हो जाएगा, इसके बाद वंश हो जाएगा, इसके बाद मनवंतर हो जाएगा, इसके बाद वंशानुचरित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि वो 5 विषय कौन कौन से हैं जो प्राय सभी पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला है सर्ग। सर्ग का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी, यानी इसके अंतर्गत इस बात का जिक्र है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब दूसरा प्रतिसर्ग की बात आती है तो प्रतिसर्ग में सृष्टि के विनाश के पश्चात उसकी फिर से उत्पत्ति। यहां पे उत्पत्ति है, फिर विनाश हुआ, विनाश के बाद इसकी पुनरुत्पत्ति जो हुई है वो क्या है कि वो प्रतिसर्ग में है, ठीक है, उसका उल्लेख है। इसके बाद तीसरा जो है वंश, तो इसमें देवताओं या ऋषियों की वंशावली का जिक्र किया गया है। और मनवंतर की बात की जाती है तो काल सूचक युगों तथा महायुगों का क्रम, जिनके आरंभ में आदि पुरुष मनु मानव जाति के प्रजनक के रूप में, ठीक है, मनु जो है मानव जाति के प्रजनक के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसमें मनवंतर, उसके बाद वंशानुचरित है जिसमें सूर्यवंश तथा चंद्रवंश दोनों राजवंशों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बस इतना ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चंस है आपने देखा होगा, जो हिस्ट्री वगैरह का भी, हिस्ट्री का हमने डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हिस्ट्री में अभी बहुत सारी बातें अभी हमने पढ़ाई नहीं है, ठीक है, इसलिए उसमें कुछ चीज़ें, लेकिन उसमें फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने पढ़ाई है, जो उससे संबंधित सवाल आए हुए हैं। और एक दो बात हमेशा ध्यान आपको रखना है कि सिविल सर्विसेज वगैरह सब में क्या होता है कि जैसे दे देगा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ये क्या है, ठीक है। इसमें एकदम डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन बस इतना पूछा जाएगा कि सर्ग प्रतिसर्ग 5 किसकी 5 विषयों में से 2 विषय, तो वो क्या हो जाएगा? पुराण हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध किससे है, और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसमें किसका जिक्र किया गया है। इसी तरह से देखिएगा, पंचतंत्र जो है, 5 तंत्र है, तो वो 5 तंत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या है कि दे देगा कि जो है 2 तंत्र दे देगा, 2 का नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। इससे संबंधित बहुत सवाल इस बार पूछेगा और हर बार पूछे जाते हैं कि कोई टेक्निकल वर्ड दे देगा, जैसे परिव्राजक पूछा गया, महावीर या महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो वो परिव्राजक हो गए। परिव्राजक का मतलब है इधर से उधर भटकने वाले, वो ज्ञान की तलाश में इधर से उधर भटक रहे, तो वो परिव्राजक हो गए, परिव्राजक पूछा गया था। इसी प्रकार हमने कई बार आपको कहा कि ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर, तो ये सब श्रमण कहलाए, तो श्रवण शब्द पूछा गया था। पारमिता शब्द पूछा गया, बहुत सारे आड़वाप, द्रोणवाप, इस तरह की शब्दावली का जो है, तो ये टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं वो सब थोड़ा सा आप उस पर गौर करिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो पुराण के जो 5 विषय हैं वो है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ठीक है। इसके बाद देखिएगा रामायण की अब हम बात करें। अब दूसरा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया। कांडों की संख्या, इसमें कितने टोटल कांड है? 7 कांड है, ठीक है। इसमें 7 कांडों की बात की गई है
और इसमें जो 7 कांड है मूल रूप से 5 ही थे, बाद में इसमें 2 और जोड़े गए। तो मूल रूप से जब 5 थे तो उसमें ये कहा गया कि राम जो है महान पुरुष थे, लेकिन बाद में जो अंतिम 2 कांड जोड़े गए उससे अवतारी, उसमें लिखा गया है कि भगवान राम जो है वो अवतारी पुरुष थे। यहाँ पे बस इतना, यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया कि भगवान नहीं थे, राम जो है वो क्या है कि एक व्यक्ति ही थे, मानव ही थे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानव थे, महामानव थे, महान पुरुष हो गए। लेकिन यहाँ पर इनको जो है अवतारी पुरुष का दर्जा दिया गया। और रामायण आज हमें जिस रूप में प्राप्त होती है वास्तव में उसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही जो है वो किया गया था। इसी तरह से पुराण के बारे में भी बात की गई, इसी तरह से महाभारत की बात की गई। और महाभारत में देखिए बहुत सारी, सॉरी, रामायण में जो कहानियां हैं वो सब आप सब जानते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें 2 आधारभूत नैतिक तत्व की जो जानकारी मिलती है, पहला ये है कि परिवार रूपी संस्था का आदर्श दिखाया गया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, एक भाई को अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े भाई की सेवा में रहना चाहिए, एक पुत्र को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसी तरह से गद्दी का, मतलब एक प्रकार से परिवार की जो एक महत्ता हमारे समाज में रही है उसको, उसके आदर्श को दर्शाने की कोशिश की गई है। और दूसरा असत्य पर सत्य की विजय का, ठीक है। तो ये जो है रामायण से संबंधित बातें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा, और वेद व्यास का आपको मूल नाम पता होगा कि उन्होंने चूंकि वेदों का संपादन किया था इसलिए इनको वेद व्यास कहा गया, लेकिन ऐसे इनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, इनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण देव द्वैपायन ने चूंकि वेदों का संपादन किया था इसलिए इनको वेद व्यास कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली बात कि आज हमें महाभारत जिस रूप में प्राप्त होती है उसका अंतिम रूप से संकलन जो है वो किस में किया गया था, गुप्त काल में ही किया गया। इसका मूल नाम जय संहिता, ठीक है, मूल नाम जय संहिता, और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक मौजूद है। और आपको पता होगा कि महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रज़्मनामा के नाम से पुकारा जाता है, और यह अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। देखिए अकबर जो है वो क्या है कि निरक्षर था, ठीक है, उसने जो है कोई कहता है ना एकेडमिक कोई उसका जो है डिग्री उसके पास नहीं थी, लेकिन उसको जो है विद्वता, वो कह सकते हैं विद्वानों का संरक्षक था, और विद्या विनोदी कह सकते हो कि विद्यानुरागी शासक था। और उसके समय में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी जिसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से भारत में जो संस्कृत या अन्य भाषाओं में रचित जो पुस्तकें थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो उसी क्रम में यहाँ पर महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसे रज़्मनामा के नाम से पुकारा गया, ठीक है। महाभारत का एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो अंग क्या हो जाएगा, भागवत गीता। इसमें वर्ण और जाति के कर्तव्य का पालन हर हाल में करने की बात की गई है, इसमें कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करने की बात की गई है, इसमें कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात की गई है। तो कुल मिलाकर ये विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है, 1 लाख से अधिक श्लोक मौजूद है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है, फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा, और इससे जो संदेश मिलता है वो संदेश क्या है, संदेश है कि राज सत्ता जो होती है वह स्वजनों के प्राण से भी अधिक प्यारी होती है, ठीक है, स्वजनों के प्राण से भी अधिक प्यारी होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम स्मृति साहित्य की बात करें तो स्मृति साहित्य वास्तव में वेदों जो परंपरा चली आ रही थी, जिनके स्मृति में वो पड़ी हुई थी, उसको लिखा जब गया तो उसे स्मृति साहित्य कहकर पुकारा गया। तो स्मृति साहित्य, इससे धर्मशास्त्र, ठीक है, इससे धर्मशास्त्र भी कहा गया। इस पर जो है अब यहाँ पे समझिएगा कि जो स्मृति साहित्य इसमें सामाजिक विधि विधानों एवं न्याय प्रणालियों से संबंध है,
ठीक है, यानी कि स्मृति साहित्य का जो संबंध है वो विधि विधानों से है, न्याय प्रणालियों से है। इसमें स्त्रियों, विवाह, संपत्ति संबंधी अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित बातें, संपत्ति संबंधी अधिकार, विधवाओं की पुनर्विवाह होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो है जिस तरह के तमाम तरह की बातें इसमें की गई है। और आपको पता होगा कि जब हमने आपको पुष्यमित्र शुंग की या शुंग डायनेस्टी के बारे में बताया था, तो हमने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग के शासन या शुंग काल में ही भारत के प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। तो ये शुंग काल में हुआ, ये प्रथम स्मृति साहित्य है, मानव धर्मशास्त्र। और इस पर जो है ध्यान रखिएगा, इस पर जो है टीका, बाद में टीका जो है जिसको कहते हैं कमेंट्री लिखना, ठीक है, यानी कि उसकी एक प्रकार से समीक्षा करना, टीका टिप्पणी करते हुए लिखना। और ये भारूची, गोविंद राय, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट, ये सब याद रखिएगा। इसका कोडिंग है भागो मेकू, ठीक है। ये बहुत बार सवाल आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने मनुस्मृति पर टीका नहीं लिखा, तो 3 इधर से दे देगा और एक जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जिसने लिखा वो यहां दे देगा। तो वो जो है इस पर नहीं लिखकर जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा है। तो मनुस्मृति पर जिसने टीका लिखा वो है भारूची, गोविंद राय, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट, ठीक है। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। भारूची, गोविंद राय, मेधातिथि तथा कुल्लुक भट्ट, इन सब ने मनुस्मृति पर टीका लिखा था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि गुप्त कालीन अगर स्मृति साहित्य की बात करें तो याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। देखिए एक बार सवाल यह भी पूछा गया था कि निम्नलिखित स्मृति ग्रंथों को क्रम से सजाएं, तो सबसे पहले जो है मनुस्मृति, फिर या से हो जाएगा याज्ञवल्क्य की स्मृति, फिर ना से हो जाएगा नारद स्मृति, मयाना पा, इसके बाद पाराशर स्मृति, इसके बाद बृहस्पति स्मृति, इसके बाद कात्यायन स्मृति हो गया, ठीक है। तो इसका कोडिंग है मयाना पाब्रिका, मयाना पाब्रिका। ये जो है वो क्या है कि मतलब जो स्मृति ग्रंथ है उस स्मृति ग्रंथों के लिखने का क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मनुस्मृति के बाद दूसरी जो स्मृति ग्रंथ है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति है और बहुत फेमस है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विश्वरूप, अपरार्क और विज्ञानेश्वर ने टीका लिखा। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर जो टीका लिखा उससे मिताक्षरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून बहुत सारे जो बने हैं उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इसका एक आधार बनाया गया है। और ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि भारूची, गोविंद राय, मेधातिथि ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्व अपविज्ञा यानी विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, इन सब ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा। और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो टीका लिखा है उसे मिताक्षरा कहकर पुकारा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखना है आपको। प्रीलिम्स में सवाल आते ही रहते हैं इससे संबंधित, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, तो उससे सवाल जो है भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पंचतंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। पंचतंत्र नीति कथाओं में, पंचतंत्र नीति कथाओं में ये नैतिकता का संदेश जो है, इसका उद्देश्य जो था लिखने का, ये वास्तव में इसका जो मकसद था वो था संदेश पहुंचाना, ठीक है। मतलब छोटी छोटी कहानियों, रोचक कहानियों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। जैसे जातक कथा आप पढ़ते होंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व के 549 से 50 कहानियों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। तो जिस तरह से जातक कथाओं के लिखने का उद्देश्य जो था वो क्या था, वो कहानियों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। तो ठीक वही काम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि जो पंचतंत्र था उस पंचतंत्र के लेखन का भी उद्देश्य था नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार। राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है ये सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और 5 तंत्र मतलब हो गया 5 विभाग, इसके 5 तंत्र है। पंचतंत्र मतलब, तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है, 5 प्रकार के सिस्टम है, ठीक है। जैसे लोकतंत्र कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं ना, तो पंचतंत्र जो है उसका मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पंचतंत्र। अब इससे संबंधित देखिए विश्व के
अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम अनुवाद कौन सी भाषा में? पहलवी भाषा में। और किस नाम से? करटक दमनक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आईएएस में कम से कम ऐसा सवाल जो है पूछ दिया जाएगा कि करटक दमनक का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है? पंचतंत्र दे देगा, मृच्छकटिकम दे देगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर कुछ और दे देगा, तो इसका संबंध हो जाएगा पंचतंत्र का। पंचतंत्र से संबंधित है। पंचतंत्र का विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, उसमें सबसे पहला अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ। ठीक है, पहलवी भाषा में हुआ और करटक दमनक नाम से हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो विष्णु शर्मा है ना, विष्णु शर्मा के बारे में बोला जाता है कि वो दक्षिण भारत में महिला रोप्य नामक नगर के रहने वाले थे। और पंचतंत्र के कहानियों में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मनोरंजक ढंग से नैतिक शिक्षा को देना। यह सवाल पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र क्यों लिखा गया, जातक कथा ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद ग्रीक की ईसप की कहानियां और अरब की अरेबियन नाइट्स पंचतंत्र की कथाओं के आधार पर भी लिखा गया। और यूरोप में द फेबल्स ऑफ बेदपाई के नाम से प्रसिद्ध है। यानी सवाल ये आ सकता है कि यूरोप में, देखिए ये सब क्यों जरूरी है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि भारत में प्राचीन काल में भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारी ऐसी कहानियां, नाटक लिखे गए जो कालजयी बन गए, जो सार्वभौम जो है महत्व के बन गए। यानी किसी काल विशेष में उसका महत्व रहा हो ऐसा नहीं, बल्कि इसका हर काल में जो है वो क्या है कि उसका महत्व, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हम हर काल में पढ़ते हैं, युगों युगों तक पढ़ा जाएगा। तो ठीक इसी तरह से ये जो पंचतंत्र की पुस्तक है, और पंचतंत्र में का को यूरोप में द फेबल्स ऑफ बेदपाई के नाम से पुकारा जाता है। और पंचतंत्र ही नारायण पंडित, हितोपदेश का नाम सुना होगा, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नारायण पंडित का जो हितोपदेश है उसका भी आधार पंचतंत्र की ही जो है कहानियां हैं। तो पंचतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका अनुवाद जो है कई भाषाओं में हुआ, और इतनी रोचक कहानियां और इतना नैतिक मूल्यों का संप्रेषण करता है कि इसका विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान इस ओर गया। ये हमारे देश की एक समझ ये समृद्ध विरासत है, एक समृद्ध परंपरा है जिसको दुनिया में प्रशंसा जो है वो क्या की प्राप्त हुई है। ठीक है, और पंचतंत्र का जो 5 अध्याय, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पहला हो जाएगा मित्र भेद है, दूसरा हो जाएगा मित्र लाभ, तीसरा काकोलुकियम, चौथा लब्ध प्रणाश, और 5वां है अपरीक्षित कारक। और ये सब देखिए, ये सब समझिएगा। मित्रों में मनमुटाव, अलगाव, ये मित्र भेद हो गया। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र की प्राप्ति और उसके लाभ। फिर क्या हुआ? तीसरा काकोलुकियम, कौवे और उल्लुओं की कथा। ठीक है, और चौथा हो गया लब्ध प्रणाश। लब्ध मतलब होता है जो हासिल हुआ, जैसे कहते हैं ना उपलब्धि क्या रही है ना, तो लब्ध जो है वो क्या हासिल रहा। ठीक है, तो लब्ध और प्रणाश मतलब हासिल जो हुआ वो नाश हो गया, तो इसी को लब्ध प्रणाश कहकर पुकारा जाता है। तो इसमें लिखा है कि हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, ये लब्ध प्रणाश है। और अपरीक्षित कारक में ये कहता है, साफ साफ पंचतंत्र कहता है, जिसको परखा नहीं गया है उसे करने से पहले सावधान रहे, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। तो पंचतंत्र क्या कर रहा है? एक नैतिकता का, नैतिक मूल्यों का प्रचार, एक शिक्षा दे रही है, नैतिक शिक्षा दे रहा है। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद देखिए अमर सिंह अमर कोश, वास्तव में देखिए कोश ग्रंथ है। इसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूं और जरूर याद रखिएगा, और ये सवाल ऐसा मतलब आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है कि निघंटु क्या होता है। निघंटु वास्तव में क्या था कि जो वेद लिखे गए, चूंकि ज्यादातर जो वेद है वो पद में लिखे गए, श्लोक में, मंत्र के फॉर्म में लिखे गए। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में लिखा गया। ठीक है, लेकिन जो है फिर क्या है कि अधिकांश जो वेदों की भाषा है वो जो लिखने की शैली है वो पद्यात्मक है। तो पद्यात्मक वेदों में, मंत्रों में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसका मीनिंग ही पाठकों को पता नहीं था। तो फिर बाद में क्या है, ऐसे सारे जो कठिन जो शब्द है उन शब्दों को संकलित किया गया, उसकी डिक्शनरी बनाई गई, उसका तात्पर्य लिखा गया, और फिर इसी को निघंटु कहकर पुकारा गया। तो निघंटु जो वैदिक काल में चलन में आने वाले शब्द है
उसमें क्या होता था, उसमें वैसे वैदिक मंत्रों में शामिल जो शब्द है उन शब्दों का संकलन निघंटु कहलाता था, जिसका तात्पर्य उसमें दिया होता था, उसका मीनिंग क्या है इसको बतलाया जाता था। इसलिए लिखा है कि मूल नाम इसका अमर सिंह के अमर कोश का मूल नाम नामलिंगानुशासन है। इसमें क्या है कि ये अमर सिंह की जो पुस्तक है ये विश्व का समानार्थक कोश, समानार्थक, समानांतर मत समझिएगा, समानार्थक यानी समान अर्थ रखने वाले शब्दों का कोश है, समानार्थक शब्दों का संग्रह है ये। और ऐसा कोश ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिखे जाते थे, पहले निघंटु के रूप में जो है वो एक कोश लिखा गया जिसमें वैदिक मंत्रों के कठिन शब्दों का संकलन उसमें मिलता, उसका अर्थ उसमें बताया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक तरह से ये परंपरा भारत में अवरुद्ध हो गई। फिर गुप्त काल में जाकर अमर सिंह ने उस परंपरा की पुनरावृत्ति की और उसको श्रेष्ठ स्थान दिलाया और तब फिर अमर कोश की रचना की गई। और अमर कोश पर प्रसिद्ध जो टीकाकार है वो क्षीर स्वामी और सर्वानंद है। इससे पहले सही अर्थों में कोई कोश नहीं था। परंपरा, कोश रचना की परंपरा की कुछ झलक वैदिक निघंटुओं में वैदिक मंत्रों के कठिन शब्दों का जिसमें संकलन मिलता है उसमें देखने को मिलता है। किंतु प्रणयन की परंपरा निघंटु से प्रारंभ हुआ, किंतु उसका समुचित विकास गुप्त काल में ही हुआ था। और जो अमर सिंह थे ना, ये अमर सिंह बौद्ध मतानुयायी थे, ठीक है, बौद्ध मतानुयायी थे और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक कालिदास भी हो जाएंगे, वराहमिहिर भी हो। इसका जो है ना कोडिंग है अवेधन शंकु, अवेधन शंकु घट। ये मैं आपको जो है अभी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य पढ़ाऊंगा अभी कुछ एक दो क्लास के बाद, तो उसमें आपको बता दूंगा। अवेधन शंकु घट छप का वरावर, इसका मतलब ये हो गया कि अ से अमर सिंह, वे से बेताल भट्ट हो गया, सिंहासन बत्तीसी जिनकी पुस्तक है, धन से धनवंतरी, शंकु से शंकु, घट से घटकर पर, छप से छपड़क, का से कालिदास, वरा से वराहमिहिर, वर से वररुचि। इसमें कहीं पर भी नोटिस करिएगा आर्यभट्ट नहीं है। और ये सवाल कई बार पूछा गया नवरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो हम लोग सामान्य तौर पे यही सोचते हैं आर्यभट्ट जो है वो तो इतने फेमस है, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन वास्तव में आर्यभट्ट ही नहीं है उसमें। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से अमर सिंह ने अमर कोश लिखा। अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अमर कोश का दूसरा नाम, मूल नाम नामलिंगानुशासन है। चूंकि अमर सिंह ने लिखा इसलिए अमर कोश भी कहा जाता है। अमर सिंह बौद्ध मतानुयायी थे। अमर कोश वास्तव में देखा जाए तो इससे पहले सही अर्थों में कोई कोश नहीं था। यद्यपि इसकी जो परंपरा थी वो निघंटु से प्रारंभ होता है, निघंटु से प्रारंभ होता है, किंतु इसका समुचित विकास गुप्त काल में ही है। और अमर कोश को विश्व का समानार्थक कोश या समानार्थक शब्दों का संग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अमर कोश पर जिस तरह से मतलब जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा गया, उसी तरह से अमर कोश पर टीका लिखने का श्रेय क्षीर स्वामी और सर्वानंद को जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुस्तक में बता रहा हूं, शूद्रक की मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम का जो तात्पर्य है वो है मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी। इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा कि यह भारतीय नाटकों में यह अत्यंत यथार्थवादी नाटक ग्रंथ है, ठीक है, अत्यंत रियलिस्टिक जो है वो क्या है कि नाटक ग्रंथ। और रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि मृच्छकटिकम में जो है वास्तव में बहुत सारे जो नैतिक सिद्धांत है उन नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई है। उसमें यह दिखाया गया है कि एक आदमी जब अमीर होता है तो फिर उसको समाज में क्या सम्मान मिलता है, लेकिन जब वो दरिद्र हो जाता है तो समाज के जो लोग जो उसकी अमीरी के वक्त उसकी तारीफ करते थे उसके साथ जो है वो कह के रहते थे, लेकिन जैसे ही वो दरिद्र हुआ, जैसे ही गरीब हुआ, सब लोग जो है उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में इसमें यह दिखाया गया कि वास्तव में धन का क्या महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में और धन से कैसे समृद्धि और प्रतिष्ठा हासिल की जाती है। और जैसे ही धन चला जाता है वैसे ही जो है
वो क्या है कि वो प्रतिष्ठा लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण है जो दरिद्र हो जाता है, जो कह सकते हैं कि जो बहुत रिच होता है, बहुत दान दक्षिणा देता है, लेकिन जब वो गरीब हो जाता है तो कैसे, मतलब उसमें इस बात का एक प्रैक्टिकल चीज दिखाया गया। इसी प्रकार देखिएगा चोर वगैरह सब इसमें जो है कुछ चोरी का भी एक दिया है, बड़ा प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत बातें उसमें जो सैद्धांतिक रूप से की गई है। तो उसमें एक चोर कहता है कि भाई चोरी करना मतलब जो है वो क्या, उसके हिसाब से चोरी करना गलत काम नहीं है, कम से कम किसी की चाकरी करने से तो अच्छा है। और चोर भी जो है उसमें लिखा है, उसमें वो चोर कहता है कि चोरों ने कहा है कि मेरे भी अपने सिद्धांत है, मैं उन लोगों के यहाँ चोरी नहीं करता हूँ जो गरीब होते हैं, हम उनके यहाँ चोरी करते हैं जो वास्तव में बहुत अमीर है, उनके चोरी होने से उनके जीवन में कोई बहुत खराब असर पड़ना नहीं है। यानी कि जिनके यहाँ चोरी करने से उनकी जीवन तबाह हो सकती है, हम ऐसे घरों में चोरी नहीं करेंगे। और लेकिन चोरी करना गलत काम नहीं है, चोरी उन कामों से अच्छा है जिसमें हमें किसी की चाकरी करनी पड़ती है, किसी की इस तरह की बातें जो है वो क्या है कि इसमें किया गया बहुत। तो यहाँ पे देखिए भारतीय नाटकों में यह अत्यंत यथार्थवादी नाटक ग्रंथ है। यह इतना स्वच्छंद, चूंकि इसमें धर्मपरायण वैश्या बसंत सेना के दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त की प्रेम कहानी है, तो इसमें कुछ स्वच्छंद जो है इसका वर्णन किया गया है। और इसमें लिखा गया इतना स्वच्छंद व अभारतीय है कि यह ग्रीक कॉमेडी का निकटतम रूप लगता है, निकटतम भारतीय रूप लगता है, और एक ऐसा भारतीय नाटक जो पाश्चात्य दर्शक जगत में काफी प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। हमने आपको बताया था ना कि मृच्छकटिकम हो गया, पंचतंत्र हो गया, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कुछ पुस्तकें भारत की ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे उस काल में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। तो भारतीय नाटकों में यह, इसके बाद इसमें क्या है, तत्कालीन नगर जीवन के वैभव, शासन, न्याय व्यवस्था, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का भी चित्रण है। और यह 10 अंकों में प्रणीत है और 2 भाग है। प्रथम भाग में चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कहानी है, और इसका जो दूसरा भाग है इसमें पालक को मारकर चारुदत्त के मित्र आर्य के राजा बनने का वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मिलता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब कालिदास की बात करें तो कालिदास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें ना, ये सब जरूर याद रखिएगा। कालिदास की पहली बात याद रखना है कि इनको जो है क्या कहा गया, भारत का शेक्सपियर कहा गया। इनको दूसरी बात, ये संस्कृत कविता और नाटक के राजकुमार है। इनका जो उज्जैन, इनका जन्म संभवतः उज्जैन में हुआ था, इसीलिए उज्जैन व मालवा से इनका विशेष लगाव था। कुंतल नरेश, ध्यान रखिएगा, कुंतल नरेश ककुस्थ वर्मन के पास एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने कालिदास को भेजा था। और ये कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। हमने आपको बताया अवेधन, शंकु, घट, छप, का से कालिदास, तो कालिदास जो है उनके नवरत्न में से एक थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने उन्हें दक्षिण भारत में कुंतल नरेश ककुस्थ वर्मन के पास एक राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, और इस कालिदास का उल्लेख ये कई बार पूछा जा चुका है कि कालिदास का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में हुआ है, तो वो है एहोल अभिलेख। और आपको पता है कि इसका समय 634 ईस्वी है, और एहोल अभिलेख है ये बीजापुर जिला कर्नाटक में स्थित है। और एहोल अभिलेख पुलकेशियन सेकंड से संबंधित है। पुलकेशियन सेकंड के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति ने उसकी रचना की थी, उसको लिखा था, और उसमें कालिदास का भी उल्लेख हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें कालिदास का उल्लेख मिलता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार वाकाटक नरेश प्रवर सेन सेकंड, ठीक है, प्रवर सेन सेकंड जो है ये वाकाटक नरेश थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सेतुबंध काव्य। वो सेतुबंध का मतलब यहां पर हो गया कि वह पुल जिससे भगवान राम उससे क्रॉस करके वो लंका पहुंचे थे, तो सेतुबंध काव्य। तो वाकाटक नरेश प्रवर सेन सेकंड लिखा। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब सवाल पूछा जाएगा कौन से अभिलेख में इसका उल्लेख है, और वो कालिदास ने निम्नलिखित में से किस वाकाटक नरेश की पुस्तक सेतुबंध काव्य का परिष्कार किया था। या फिर सवाल ऐसा पूछ जाता है कि सेतुबंध काव्य की रचना किसने की, तो वो प्रवर सेन सेकंड हो जाएगा। तो कालिदास हो गया। इसके बाद कालिदास की पुस्तकों की बात करें तो कालिदास की 7 प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, और उन 7 कृतियों को हम 3 भागों में मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य,
तीसरा है नाटक ग्रंथ। और महाकाव्य में दो है, एक हो गया कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। जब हम खंड काव्य की बात करते हैं तो मेघदूतम हो जाएगा, ऋतु संहारम। जब नाटक ग्रंथ की बात करेंगे तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बाद विक्रमोर्वश्यम हो जाएगा। तो ये कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं और इसको भी ध्यान रखना है, इसका जो है कोडिंग है रकु में री मालविया, रा से रघुवंशम, को से कुमार संभवम, मे से मेघदूतम, री से ऋतु संहारम, माल से मालविका अग्निमित्रम, वी से विक्रमोर्वश्यम, आ से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कालिदास की जो है 7 जो कृतियां हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है, इसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, आ से अभिज्ञान शाकुंतलम, रकु में री मालविया, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसके बाद देखिए विशाख दत्त कृत। अब विशाख दत्त की जो है पुस्तकें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त जो है गुप्तकालीन लेखक है, गुप्तकालीन लेखक, और इसको मौर्य काल में भी हमने देखा था जब हमने मुद्रा राक्षस का उल्लेख किया था। इस मुद्रा राक्षस में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किस तरह से नंद वंश का विनाश किया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो वो कौन कौन से षड्यंत्र थे, वो कौन कौन से प्लानिंग किए गए थे, इस सब का उल्लेख है। इसीलिए मुद्रा राक्षस को संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम जासूसी नाटक ग्रंथ कहकर, फर्स्ट डिक्टेटर जो है वो डिटेक्टर जो है वो क्या है कि प्ले कहकर पुकारा जाता है। तो संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम नाटक ग्रंथ। दूसरी जो पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम, इसमें क्या है कि गुप्त वंश का शासक है, वो शकों का हिंदुस्तान पर हमला ना हो, रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी को शकों को देने का निर्णय किया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो रामगुप्त का भाई था, उसको यह समझौता पसंद नहीं था, तो उसने पहले शक शासक की हत्या की, फिर रामगुप्त की हत्या की, और चंद्रगुप्त सेकंड ने खुद ध्रुव स्वामिनी देवी से शादी करके फिर क्या है कि वो फिर गद्दी संभालता है। तो ये पूरी कहानी का जिक्र जो है देवी चंद्र गुप्तम में किया गया है। तो विशाख दत्त ये सब जिक्र करना, ये सब याद रखना है। इसके बाद भास का 13 नाटक बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, दक्षिण भारत में केरल के त्रिवेंद्रम में भास के 13 नाटकों का एक संग्रह प्राप्त हुआ है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में इस नाटककार का उल्लेख किया है। ठीक है, और इसके जो 13 नाटक ग्रंथ है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है, स्वप्न वासवदत्तम की रचना किसने की थी? स्वप्न वासवदत्तम की रचना किसने की थी? तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरह 13 नाटक ग्रंथ में स्वप्न वासवदत्तम काफी प्रसिद्ध है, और ये गुप्त युग के प्रारंभिक चरण के साहित्यकार व नाटककार थे। ठीक है, इसके बाद कामंदक नीति सार के बारे में समझ लीजिए कि जिस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, उसी तरह से कामंदक ने चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासन से संबंधित पुस्तक नीति सार की रचना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। और कामंदक नीति सार देख लीजिए, जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार कामंदक ने नीति सार की रचना चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के लिए किया। यह ग्रंथ चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसके बाद यह राजनीति का विशिष्ट ग्रंथ है, जिसमें भारतवर्ष की पुरातन राजनीति का सांगोपांग वर्णन किया गया, और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा के कर्तव्य, दाय भाग, संपत्ति का अधिकार, बंटवारा आदि का वर्णन मिलता है। ठीक है, कामंदक नीति सार, ये भी याद रखना है। इसके बाद देखिए व्याकरण ग्रंथ है चांद्र व्याकरण। उसमें क्या हुआ था कि वास्तव में आपको पता होगा कि कनिष्क के पहले, चतुर्थ बौद्ध संगीति के पहले तक, तीसरी संगीति तक बौद्ध साहित्यों की जो भाषा थी, वो भाषा क्या थी? पाली थी। लेकिन कनिष्क के समय से, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति से, बौद्ध साहित्यों की जो भाषा थी वो क्या हुआ कि वो
मतलब पाली से निकलकर, सॉरी मैं गलत बता दिया शायद, कि उसमें क्या है कि तीसरी बौद्ध संगीति तक बौद्ध साहित्यों की भाषा पाली थी। लेकिन कनिष्क के समय से क्या हुआ कि बौद्ध साहित्यों की भाषा पाली से निकलकर संस्कृत हो गई, और संस्कृत में जो है बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाने लगी। महायान जो संप्रदाय, योगाचार, विज्ञानवाद, ठीक है, इस तरह का माध्यमिक, शून्यवाद, जितने भी इस तरह की ब्रांचेज है चतुर्थ बौद्ध संगीति और उसके बाद बने बौद्ध धर्म के अंदर, उन सब की भाषा संस्कृत थी। जब संस्कृत में बौद्ध साहित्य लिखे जाने लगे तो संस्कृत व्याकरण की फिर जरूरत महसूस होने लगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इस काल में एक बौद्ध विद्वान, एक बौद्ध व्याकरणाचार्य चांद्र गौमिन ने फिर चांद्र व्याकरण नामक एक पुस्तक की रचना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे व्याकरण ग्रंथ पुस्तक चांद्र व्याकरण, और लेखक कौन है? चंद्र गौमिन, जिनका संबंध विज्ञान कौन सी शाखा से? योगाचार शाखा से। महायान शाखा की सभी पुस्तकें संस्कृत में, इसलिए एक बौद्ध व्याकरण ग्रंथ की आवश्यकता, परिणामतः उपरोक्त पुस्तक का प्रणयन किया गया। और किनके द्वारा? चंद्र गौमिन के द्वारा, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले। ठीक है। अब देखिए ब्रह्मगुप्त, अब कुछ साइंटिस्ट देखिए, वराहमिहिर, ठीक है। देखिए सब हमने क्लियर कर दिया। अब आप पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। वराहमिहिर क्यों फेमस है? ज्योतिष इतिहासकार के रूप में, ठीक है। कैसे फेमस है? ज्योतिष इतिहासकार के रूप में। वराहमिहिर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान थे, बताया था ना। कोडिंग फिर से, आ वे धन शंकु घट छप का बराबर। इसका मतलब है अमर सिंह, बेताल भट्ट, धनवंतरी, शंकु, घटकर पर, छपणक, कालिदास, वरा से वराहमिहिर, वराहमिहिर हो गया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। इनकी जो पुस्तक है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, और पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष शास्त्र के 5 सिद्धांत की बात की गई। ये सब भी याद रखिएगा, ये सब पूछ दिया जाएगा। पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक तथा पोलिस क्या है, या पूछ दिया जाएगा रोमक तथा पोलिस क्या है। तो रोमक तथा पोलिस ये सब ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत है। पैतामा, वशिष्ठ और सूर्य ये तो हिंदी लग रहे हैं, लेकिन रोमक और पोलिस ये दिखाता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर ग्रीक इंपैक्ट क्या पड़ा। तो रोमक और पोलिस जो है ये यूनानी इंपैक्ट दर्शाता है, ग्रीक इंपैक्ट दर्शाता है, यूनानी प्रभाव दिखलाता है। तो 5 जो सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र के, पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक तथा पोलिस, ये यूनानी इंपैक्ट जो है वो क्या है कि दर्शाता है। तो वराहमिहिर ज्योतिष इतिहासकार, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष शास्त्र के 5 सिद्धांतों की चर्चा है। पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक तथा पोलिस, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रह्मगुप्त की बात करिए अगर आप, ये एक हो गया। इसके बाद ये दूसरा हो गया। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा गया, और ये आर्यभट्ट के सिद्धांत के विरोधी थे। मतलब ब्रह्मगुप्त जो है ना वो आर्यभट्ट से, मतलब ये आर्यभट्ट से वास्तव में कोई जातिगत दुश्मनी नहीं थी। वास्तव में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट में अंतर यही था कि आर्यभट्ट को जो गलत लगता था वो गलत कहते थे, चाहे वो मतलब लोग उसके विरोध चाहे कितना ही क्यों ना करें, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जिसको कह सकते हैं कि धार्मिक मान्यता मिली होती थी, भले ही साइंटिफिकली वो गलत हो। लेकिन साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, बहुत सारे धार्मिक आधार पर स्थापित जो मान्यताएं थी वो सारी मान्यताएं गलत सिद्ध होने लगी। तो ब्रह्मगुप्त का तो की साहस नहीं हो पाई या हिम्मत नहीं हो पाई कि वो तत्कालीन धार्मिक जो वर्ग है, कट्टरपंथी है, उसका वो जो है शत्रुता मोल ले। क्योंकि अगर आप कुछ भी कहते हो नहीं, आप गलत कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके दुश्मनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रह्मगुप्त में ये हिम्मत नहीं थी, और आर्यभट्ट में ये हिम्मत थी। तो आर्यभट्ट खुलकर कहते थे, और ब्रह्मगुप्त जो है वो क्या है कि वो ना सिर्फ अपने को बचाए रखते थे, बल्कि कट्टरपंथियों का विश्वास जीतने के लिए वो बेवजह आर्यभट्ट की आलोचना किया करते थे। और ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, आप समझ जाइए कि ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट की आलोचना के लिए इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में एक अलग से चैप्टर ही लिख दिया है।
तो ये जो इसीलिए आर्यभट्ट के सिद्धांत के विरोधी थे ब्रह्मगुप्त ज्योतिष। अब आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र लिखने वाले प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। इसी प्रकार कल्याण वर्मा सारावली नामक पुस्तक की रचना की, फलित ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है, एक साइंस की जब हम गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से सिद्धांत की खोज की। ठीक है, अब देखिए चिकित्सा शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये ध्यान रखिएगा कि पहली पुस्तक हम मान लेते हैं सुश्रुत संहिता, जो कई बार पूछा गया ये सवाल कि गुप्तकालीन एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, एक प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर जो है वो कौन थे, तो वो क्या हो जाएंगे, सुश्रुत। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, सुश्रुत संहिता। इसमें प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सब की बात की गई है। तो सुश्रुत किस काल के थे, गुप्त काल के, लेकिन किसके पार्टिकुलर दरबार से संबंधित है इस बात का जिक्र इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखते हैं पहले अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय वाघभट्ट ने लिखा, ये सब याद रखिएगा। अश्वशास्त्र यानी जानवरों के इलाज, घोड़े के इलाज के लिए शालिहोत्र ने अश्वशास्त्र लिखा। पालकाप्य ने हाथी के इलाज से संबंधित हस्त आयुर्वेद की रचना की। ठीक है, और एक नवनीतकम नामक पुस्तक है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार सिरका का विभिन्न रोगों में दवा के रूप में कैसे उल्लेख या क्या महत्व है ये बताया गया। तो सिरका जो बनता है गन्ने का, और ठीक है गन्ने वगैरह का जो बनता है सिरका, उस जामुन का बनता है। तो इस सिरके का क्या महत्व है, विभिन्न रोगों में इसका क्या इलाज है, इसका जिक्र नवनीतकम मिलता है, जिसके लेखक है नाम नवनीत है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आईएएस में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि बोबर पांडुलिपि, बोबर पांडुलिपि का संबंध किस काल से है, ध्यान रखिएगा गुप्त काल से, पहली बात। दूसरी बात कि बोबर पांडुलिपि का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा आयुर्वेद से। ठीक है, आयुर्वेद से। और इसको बोबर पांडुलिपि जो है किसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा वो है नवनीतकम। नवनीतकम को बोबर पांडुलिपि कहा था। क्यों कहा गया, क्योंकि बोबर नामक एक सैनिक को तुर्किस्तान के कूचर नामक स्थान से यह पुस्तक मिली थी, और बोबर को मिला इसलिए इसको बोबर पांडुलिपि कहकर पुकारा जाता है। तो बोबर को मिला था, तुर्किस्तान में मिला था इसलिए, और इसका विषय हो जाएगा आयुर्वेद। और इसका किस काल से संबंधित है, एक प्रकार से ये गुप्त काल से संबंधित है। तो ये हो गया। इसके बाद एक चाइनीज जो है, जो यात्री है भारत की यात्रा की, ये फाहियान है। फाहियान ये भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री हो जाएगा। ठीक है, भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान हो गया। 319 में आया था, और किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था भारत। ठीक है, 319 ईस्वी में, 319 से 335 तक रहा था। और भारत से प्राप्त अपने जो भी अनुभव थे उसको फूकोकी नामक ग्रंथ में संकलित किया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कौन आया ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम से पूछ दिया जाता है कि कौन से चीनी यात्री किस क्रम में आए। तो सबसे पहला ये आया, इसके बाद देखिए 319 में आया, 520 में, तो ये दूसरे क्रम में, क्योंकि ह्वेनसांग आया था 629 में। तो पहला वो हो गया, दूसरा वो हो गया, तीसरा हो गया ह्वेनसांग 629 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद इत्सिंग आया था 671 ईस्वी में। यही चार पूछा जाता है, क्योंकि चाओ जो कुआ हिंदुस्तान नहीं आया था, ये नहीं आया था, बाहर ही रहकर जो है उसने लिखा था, या 12वीं 13वीं सदी के आसपास का जो है समय है। तो 319 ईस्वी में फाहियान, फाहियान के बाद सुंगयुन, सुंगयुन के बाद ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 319 में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में, सुंगयुन जो है वो 520 ईस्वी के आसपास आया था। ठीक है, ह्वेनसांग 629 में, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। सुंगयुन की पुस्तक के संबंध में जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ह्वेनसांग के जीवनीकार के रूप में प्रसिद्ध, ये बहुत बार आ चुका है, हुइली। हुइली ह्वेनसांग के जीवनीग्राफर, जीवनी जिसको कहते हैं बायोग्राफी लिखने वाला। ठीक है,
इसको जो है, इसने जो पुस्तक लिखी थी, ह्वेन सांग की जो जीवनी लिखी थी, उस पुस्तक का था युवान चांग चरित। ठीक है, युवान चांग चरित। इसके बाद देखिएगा कि ताओ सियांग जो है वो सिख या फ्रांचे नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, ये एक चीज एक करेक्शन कर लीजिएगा कि चाओ मतलब जो है किताब में, जो हमारी किताब है उस किताब में गलत लिख गया है, सुंगयुन का चू फांची लिखा गया है, लेकिन वो गलत है। वास्तव में चू फांची चाऊ जू कुआ नामक जो है लेखक की रचना है, चू फांची। ठीक है, तो चू फांची, तो सबसे पहले फायान के बाद सुंगयुन के बाद हवेन सांग के बाद इत्सिंग आया। ठीक है, इसके बाद बस इतना याद रखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। हवेन सांग के जीवनीकार हुईली है, 629 से 45 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ये हो जाएगा। और आप समझ जाइए कि इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इत्सिंग है ना, ये बताया कि देखिए चिकित्सा शास्त्र का क्या महत्व गुप्त काल में था, कि इत्सिंग ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई अनिवार्य थी, यानी सबके लिए कंपलसरी था, और चिकित्सक 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धति अपनाते थे। ठीक है, तो ये सब जो है आपको जिक्र करना है। और फिलहाल यही है, हमने गुप्त काल से संबंधित जो साहित्य है उन साहित्यों के बारे में आपको जानकारी दी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब हमने आपको यहाँ पर लिखा, और इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, टाइम लगते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देख लोगे तो ना जाने कितने सवाल इससे पूछे जाएंगे, कितने कालों तक पूछा जाएगा। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ही सिर्फ महत्वपूर्ण है, आपके लिए तो है ही है, लेकिन ये इतिहास है, बहुत सारी चीज़ें, और इतिहास की चीज़ें बदलती नहीं हैं, तो ये युग युगों तक जो है अपना महत्व रखेगा। तो फिलहाल आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।